So, who here's the Indian economy, chapter number 10. वेटेज है इसकी 6 to 7 marks. तो करेंगे लगभग more than 100 questions with just a little explanation ताकि 7 marks श्योर हो सके. Status of Indian economy pre-independence period 1850s to 1947. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन कहते between the 1st and the 17th century AD, India was prosperous and self-reliant and believed to have control of the world's wealth between 1/3 and 1/4. इंडिया को 17th सेंचुरी में 1/3 और 1/4 के बीच में था जो उसकी prosperous थी. कहते during the second question, during the time of Emperor Chandragupta Maurya, the great intellectual guru of the emperor outlined the public policy of the state. चाणक्य हु इज द मतलब दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन. चाणक्य थे जिन्होंने अ, लिखी थी अर्थशास्त्र और चंद्रगुप्त मौर्य जो बड़ा शासन था उसके गुरु थे चाणक्य. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द ऑथराइज्ड द बुक अर्थशास्त्र. दैट्स अ चाणक्य अगेन. नेक्स्ट इज द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस एंड द रूल ऑफ ब्रिटिश. मतलब के ब्रिटिश रूल जो कब से कब तक था. Dash brought about the market shift and economic history in 1757 to 1947. 1947 को इंडिपेंडेंस मिली लेकिन 1757 से लेकर 1850s तक वो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर और 1850s टू 1947 तक रहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनकर. नेक्स्ट इज द इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेट अंडर द कॉलोनियल रूल बिकॉज ओके मतलब इंडियन जो इंडस्ट्री है वो स्लो क्यों हो गई मतलब कि क्यों नहीं चल पाई कॉलोनियल रूल के वजह से. रीजन था द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट कम्पीट विद द इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स. वहाँ पे चीप बना देते थे. इंडिया वालों के पास हैंडमेड था, कॉस्ट ज़्यादा आती थी, मेहनत ज़्यादा लगती थी तो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाए. तो ये था एक बड़ा रूल. बाकी इंडियंस वर कीप ऑन बिल्डिंग ह्यूज स्ट्रक्चर्स. नहीं है ऐसा कुछ नहीं था. डेट्रोरियंस वाज कॉज्ड बाय हाई प्राइसेस इम्पोर्ट ड्यू टू ड्राफ्ट्स. नोप. नेक्स्ट इज इन ब्रिटिश एरा व्हाट वाज द रीजंस ऑफ वर्चुअल कोलैप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ओके क्या कारण था जिसके कारण जो इंडियन एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गई. एब्सेंट ऑफ लैंडलॉर्डिज्म. नहीं लैंडलॉर्डिज्म तो था. हाई इंडेटनेस ऑफ एग्रीकल्चर. इट्स ग्रोथ ऑफ क्लास ऑफ एक्सप्लोटिव मनी लेंडर्स. नहीं. नेक्स्ट है लो अटेंशन टू प्रोडक्टिविटी एनहेंसिंग मेजर. हाँ ये भी था. तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा. कोई अटेंशन नहीं देगी एनहेंसिंग मेजर को और ये पॉइंट भी बिल्कुल आएगा कि भी हाई इंडेप्टनेस ज़्यादा कर्जा था एग्रीकल्चर इटसेल्फ में और ग्रोथ ऑफ द क्लास ऑफ एक्सप्लोटिव मनी लेंडर्स. मनी लेंडर्स माने जो लैंड लूजिंग वाला था वो वाला जो चीज़ है. नेक्स्ट है इन ब्रिटिश एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फोर्स्ड मैनी टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड. ओके वेल लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्या कारण थे जिसके कारण उन्होंने मतलब कि जो है अपनी लाइवहुड जीने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करना पड़ा. पहले तो एक बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो अल्टरनेटिव सोर्स थी यानी कि कोई अगर कुछ हैंडमेड कुछ बना रहा था चीज़ें वो तो बंद हो गई फैक्ट्री की वजह से क्योंकि वहाँ पे चीप बन रहा था. तो ये तो कारण है बेसिकली. नेक्स्ट इज इन ब्रिटिश एरा द इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन लैंड लेड टू. इंक्रीज प्रेशर लैंड पे हो गया तो क्या क्या कारण क्या हुआ उससे. तो पहला तो सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. फ्रेगमेंटेशन होता है कि छोटे छोटे पार्ट हो गए लैंड की. लैंड जो है छोटी छोटी है. नेक्स्ट इज सब्सटेंस फार्मिंग. ओके एंड सी इज रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड पॉवर्टी. वो तो है जब जो हमारी जो लैंड है अगर वो बड़े खेतों बड़े बिजनेस में ही फायदा होता है. जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना उनमें कुछ खास बनता नहीं है ना कुछ मज़ा आता है. तो उनमें रिड्यूस प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है वहाँ पर. तो ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज बिफोर 1850s द फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन इन इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट. 1850 से पहले फैक्ट्री बेस्ड जो प्रोडक्शन था वो था ही नहीं इंडिया में. ठीक है. नेक्स्ट है द मॉडर्न इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन कॉलोनियल इंडिया स्टार्टेड ग्रो इन मिड 19th सेंचुरी. मतलब इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री जो था वो कब स्टार्ट हुआ ग्रो होना. वो 19th सेंचुरी में हुआ. ठीक है. 16 में तो हुआ ही नहीं होगा कुछ भी नहीं था. 18th में तो भाई नहीं था. 1850 के पहले कुछ था ही नहीं. 20 तो अभी मतलब 20 का तो अभी कुछ है तो वो तो आज़ाद ही हो गए. 19th में थे शुरू हुआ. कहते एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द इंडियन जूट मिल इंडस्ट्री was a dash in the world's terms of amount of raw jute consumed in production. तो कौन से नंबर पे था नंबर नहीं बताया. लार्जेस्ट का हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे लार्जेस्ट था. नेक्स्ट इज
Heavy industries such as iron industry were established as early as 1814 by British capital. Indian iron industry was ranked dash in the world in terms of output in 1930s. 8 मतलब 8वां रैंक था हमारा 1814 में, जो ब्रिटिशर्स ने जो आयरन की इंडस्ट्री डाली थी, हमारा 8वां आया था, 8th रैंक था 1930s में। ये याद रखना 1930s में 8वां रैंक था, दोनों शब्द याद रखना। नेक्स्ट इज just before the Great Depression, India was ranked as the 12th largest industrial country measured by the value of manufactured products. Largest industrial country measured by the value manufactured product. कहाँ पे? वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे 12वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री थी हमारी, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन के पहले कौन सी थी? 12वीं। नेक्स्ट इज इन प्री इंडिपेंडेंस एरा the consequences of collapse of manufacturing sectors was felt heavily on agriculture sector in the form of overcrowding farms, subdivision and fragmentation, subsistence farming, low productivity, lower incomes and aggravated poverty। तो ये ऑल ऑफ द अबव रीजंस है। ये रीजन पूछ रहा है कि भाई हैवीली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज फेल्ट हैवीली ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इन फॉर्म ऑफ दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट इज, तो भी हमारा वो वाला खत्म हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस खत्म हो गया, नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से 1991 तक, जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आए। तो द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी 6 मिनट 40 द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी पॉलिसी वाज रूटेड इन, कब रूट की गई? रूटेड इन, एक मिनट रुकना, 15 क्वेश्चन ये रहा। हाँ, द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रूटेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट। तो ये था जो भी रीजन था उसका कि भाई सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट। नेक्स्ट इज at the time of independence, which of the following is correct about India? India was overwhelming rural, inhabited, mostly illiterate, poor people with a low life expectancy। तो ये तो ट्रू था, वहाँ पे इलिटरेट लोग थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी। जस्ट जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो 18% थी उस वक्त, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स के करीब थी। द सोशल स्ट्रक्चर डीपली स्ट्रेटिफाइड, एक्सीडिंग heterogeneous on many counts। Next is India was deficient in physical finance and human capital। Yeah, all of the above, ये सारे reasons है। कहते which of the following was not the ideology of the industrialization prevailed in the early days of independence। तो कौन सा कारण है जो अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था? लोएस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। Which of the following was not the ideology of the industrialization prevailed in the early days of independence। हमारे के अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस में जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक आइडियोलॉजी थी, उसमें क्या चीज़ नहीं थी, क्या इंक्लूड नहीं था? वो था लोएस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। क्या क्या इंक्लूड था? वो ऊपर वाला है। क्या? पहला, एस्टेब्लिशिंग एन इकोनॉमी सिस्टम इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव अथॉरिटी टू डिजाइन द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, टू कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन अ कोऑर्डिनेशन विद द प्राइवेट सेक्टर। ओके, सिस्टमैटिक प्लानिंग टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, हाँ, हमारी पहली इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सब पॉलिसीज थी। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 aimed at an expand role for public sector and licensing to the private sector। अभी तुम कहोगे कि भाई लाइसेंसिंग राज को तो खत्म किया गया था, लेकिन वो लेटर किया गया था। ये बात कर रहा है 1948 की, ठीक है। जो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो 1948 में जो था वो एम कर रहा था कि भी एक्सपैंड करें पब्लिक का सेक्टर्स का रोल और प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंसिंग करें, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक फिलोसफी वाज द गाइडिंग फोर्स फॉर प्लानिंग 1950s। ओके, तो 1950 में दो कारण थे। पहला था द प्राइम मिनिस्टर नेहरू रेजोल्यूशन टू बिल्ड अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड फोकसेस ऑन हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टफ, ठीक है। और दूसरी थी गांधीयन फिलोसफी, गांधी वाली के भी थोड़ा कॉटेज को देखो, स्केल वगैरह करो, इंडस्ट्रियल एंड विलेज रिपब्लिसिस्ट, तो बहुत आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, इन इंडिपेंडेंस इंडिया द comprehensive imports controls were maintained until 1966। तो ये बहुत बात कर रहा है कि भाई 1966 तक, 1966 तक जो है वो इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करा गया था कि कोई बंदा इम्पोर्ट ना करे, यानी कि हम इम्पोर्ट ना करें बाहर से सामान।
ठीक है। नेक्स्ट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज cornerstone of whose डेवलपमेंट स्ट्रेटजी? नेहरू। मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली जो स्ट्रेटजी थी वो नेहरू की थी, ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है। और जो गांधीयन फिलोसफी थी वो स्ट्रेटजी थी वो थी गांव को थोड़ा बढ़िया बनाना, कॉटेज इंडस्ट्री को देखना, ऐसा थोड़ा चीज़ें। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 थ्रू प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज loop side as its guiding principle supported enormous expansion of the scope of the public sector। वही बात है ना कि भी पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है 1956 वही शब्द है। In the Industrial Policy Resolution of 1956 through provided a comprehensive framework for industrial development was lopsided as its guiding principle supported enormous expansion of the scope of the public sector। क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था तो थोड़ा लूप साइड था वहाँ पे। Next is in Industrial Policy Resolution 1966, a natural outcome of the undue priority of the public sector was the dampening of private initiative and enterprises. Private investments were discouraged. Negative consequences of industrial growth और होगा वो। तो ये कह रहा है कि 1956 में वो क्या नेचुरल आउटकम थे जो अनड्यू थे प्रायोरिटी फॉर पब्लिक सेक्टर वाज। पहला था कि भी मतलब कि नाइन उस वहाँ पे पब्लिक सेक्टर को दी तो है हमने थोड़ी मतलब कि पावर उनको थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बनाने में, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज बहुत ज़्यादा किया। डैम्पनिंग ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारे कारण हो गए तब। नेक्स्ट इज द हिंदू ग्रोथ रेट इज़ अ टर्म यूज टू प्रेफर, तो वो तो हमें पता ही है 1950 से लेकर 1980 तक हम जो हमारी जीडीपी थी उसे हम हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे, और वो सिर्फ 3.5% पर ये थी यहाँ पे। द लो रेट ऑफ इकोनॉमिक इंडियन रिफॉर्म द 1950s to the 1980s which averaged around 3.5% per year. Next is in 1954 Indian signed a long term agreement with the US for food aid. What was the name of this agreement? well वही है PL 480, याद रखना PL 480 ये यूएस ने दी थी क्योंकि हमारे पास फूड खत्म हो गया था, ठीक है। PL 480 क्योंकि हमारे जो है वो खेती पे तो ध्यान दिया नहीं किसने, सारा तो वो कुछ था इंडस्ट्रीज पर। तो नेक्स्ट इज 26th question. The Industrial Policy Resolution 1948 Heavies Act and expand role of public sector licensing to the private sector। वही बात है 1948 में, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट द पॉलिसीज ऑफ 1950s वर गाइडेड बाय बोथ, सेम क्वेश्चन, गांधी फिलोसफी थी, नेहरू फिलोसफी थी, दोनों चीज़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इनमें से ग्रीन रेवोल्यूशन का फीचर क्या है? यूज ऑफ सॉइल फ्रेंडली ग्रीन मैन्योर टू प्रिजर्व फर्टिलिटी, ना ऐसा कुछ नहीं था, दबा के फर्टिलाइजर ढोके गए थे वहाँ पे। ग्रो मोर क्रॉप्स बाय रेजिड्यूटेड लैंड एंड लैंडलेस पीपल, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, नहीं। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन, ये जरूर था कि सीड्स की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करिए। साइंटिफिक कल्टीवेशन, साइंटिफिक कल्टीवेशन का मतलब ये थोड़े पेस्टिसाइड्स और ये सब ज़्यादा डाला गया, खेतों में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट द स्ट्रेटजी of agricultural development in India before green revolution was industrial reforms such as land reforms, okay। और ये याद रखना ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, ये भी डेट नहीं थी यहाँ पे, वो सर्च कर लेना। नेक्स्ट द स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन वाज, क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले? कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सच एज लैंड रिफॉर्म, बिफोर तो यही था, ये तो आफ्टर वाली बात है ना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की, साइंटिफिक सीड्स वगैरह यूज़ के, तो ये ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। Next is the objective of introducing monopolies and restrictive trade practices Act 1969 was, ठीक है। ये एक 1969 में एक एक्ट लेके आए, इसके कारण भी बड़ी दिक्कत आई, लोग काम नहीं कर पा रहे थे कंपनीज अच्छे से। टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू, वही के मोनोपोली ना हो जाए, एक के हाथ में सारी पावर ना आ जाए। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ द मोनोपोलीज, वही बात। टू द प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, वही बात। तो all of the above आएंगे, same 2 points हैं। Next is the economic performance during the period of 1965 to 81 is the worst in independent Indian history. The decline in growth during this period is attributed mainly to decline in productivity. Which of the following factors contribute that decelerated growth?
दैट लास्ट 2 years, 2 decades। तो 1965 से लेकर 1981 तक लगभग 2 decades तक मतलब कुछ कारण थे। क्या क्या कारण थे? तो लाइसेंस राज, द ऑटोक्रेटिक पॉलिसी दैट डोमिनेट्स द 1960-1970। हाँ, ये तो कारण होगा ही होगा। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल शॉक ऑफ 3 wars। हाँ, ये भी है। नहीं, ये मेन द मेजर ड्रफ्ट द ऑयल शॉक्स। ओके, एक ऑयल शॉक्स था, ठीक है, और एक्सटर्नल शॉक तो 3 वर्ल्ड हमारी वॉर्स हुई पाकिस्तान के साथ, वो भी है। मेजर ड्रफ्ट्स स्पेशली 1967, 1967, हाँ ये भी आएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल ऑफ द ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ये याद रखना। हम बाकी 3 पॉइंट तो हमें याद है, ऑयल शॉक्स भी पता है, 1960, 1975, 1971 भी पता है, और लाइसेंस राज भी पता है। ये याद रख लेना कि भाई द मेजर ड्राफ्ट आए थे 1966 एंड 1967 में मेजर। नेक्स्ट इज 32, द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स इन डैश एंड देन फॉलोड इन अप नेशनलाइजिंग अनदर 6 इन। ओके, ये तो हमें याद है कि भाई 14 बैंक पहले किए थे और फिर 6 बैंक किए थे बचे हुए नेशनलाइज, लेकिन कब किए थे ये याद नहीं होगा, तो ये जरूरी है। पहले जो 14 बैंक उन्होंने नेशनलाइज किए थे वो तो किए थे 1969 में, बाकी किए थे 1980s में, ठीक है। इसका याद करने का सिंपल ट्रिक है, पहले 14 बैंक जो थे 14 बैंक्स, ठीक है, 14 एंड 69, ठीक है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन बना लेना, समझ लेना खुद से, है ना, 69। ओके, 69 और 14, ओके, ये क्लियर हो गया। 14 में बाकी बचे 6 बैंक का 1980 का देना, ये थोड़ा अपने से दिमाग लगा लेना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर रिफॉर्म्स इन 1980s? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। ओके, तो कह रहे हैं कौन सा पार्ट नहीं है रिफॉर्म्स का। अभी ये तो ठीक है, हमें पढ़ लिया, लेकिन ये भी पढ़ना है कि कौन सा पार्ट था। तो पहला तो था 1980s के रिफॉर्म जो आया था, वहाँ पे था डी लाइसेंसिंग ऑफ 25 बोर्ड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रांटिंग टू द फैसिलिटी ऑफ बोर्ड बैंडिंग टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रैपिड चेंजेस इन द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज विदाउट गोइंग इन फॉर अ फ्रेश लाइसेंसिंग। मतलब वही है, डी लाइसेंसिंग की बात कर रहा है, 25 बोर्ड कैटेगरी जो थी, ठीक है, डी लाइसेंस कर दिया। और जो है 1980s पहला रिफॉर्म 1980s में आया था, दूसरा रिफॉर्म 1991 में आया था, 2 रिफॉर्म्स थे, ठीक है। Increase in the assets limit to MRTP forms from 20 crore to 100 crore, reduction of a modified value added mod VAT tax था, वो आ गया था, ठीक है। एक था extension of the open general license OGL, export incentive liberalization, import reduction in the tariffs and removal of price and distribution control on cement and aluminium। ओके, अभी ये पॉइंट सब किताब में है ही नहीं, चलो फिर भी देख लेना, एक बार पढ़ लेना, बढ़िया क्वेश्चन आए में सारे के सारे, 100 क्वेश्चन है, सब कुछ कवर होगा। नेक्स्ट इज in which year the policy resolution of many products for exclusive manufacturers by the small scale sector was initiated with the objective of promotions of small scale industries, 1967। चलो डेट कैसे याद करेंगे इतनी सारी। In which year the policy of reservation of many products for exclusive manufacturers by the small scale sector was initiated with the objective of promotion of small scale industries, 1967 में हुआ था, याद कर लेना। अब 14 बैंक 1969, वो तो याद हो गया, 14 69, बाकी बचे 6 1980 में हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो हुआ था 1967। रिजर्वेशन ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग बाय द स्मॉल एक्सक्लूसिव स्केल सेक्टर वाज इनिशिएटेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1967। ओके, ये हो गया हमारा 34th। नेक्स्ट कम टू द 35 क्वेश्चन, ठीक है। अभी आ गया एयर ऑफ रिफॉर्म्स, वो वाला कंप्लीट हो गया, अभी है एयर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। इन फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्ट्स इन इंडिया, फर्स्ट वेव 1980 में, पहले मैंने बोला था 1991 में टच कर देना अगर ऑप्शन आ गई, क्योंकि 1999 में सेकंड फॉर्म था, पहला था 1980 में। नेक्स्ट ऑन विच डेट सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड, ओके, 12 अप्रैल 1988, इस दिन ये फॉर्म हुई थी, बनी थी सेबी, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे देखती है सारा कुछ। अप्रैल 12 1988, तो 80 याद है ना, ऐसे याद कर लेना, लिंक कर लेना चीज़ों को, जैसे 14 था 1969, 69 बोस था और 14 था 14, है ना। और उसका बाकी बचे 6 बैंक थे वो हुए थे 1980 को, ठीक है। अब इसको याद रख लेना सिंपल कि 1988, 8 साल बाद, चाहे भी उसके 8 साल बाद आई 1988 को, 12 अप्रैल 1988, 1988। Next is the number of capital goods items included in the OGL list expanded steadily, reaching
1329 in April 1990s. What is the full form of OGL? ओपन लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस। तो भाई फुल फॉर्म तो वहाँ पे पूछने नहीं वाला मेरे हिसाब से, वो वहाँ से क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है, पहले क्या, ओपन जनरल लाइसेंस याद रखना, और था यहाँ पे याद रखना द नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स आइटम्स इंक्लूडेड इन द OGL लिस्ट expanded steadily reaching 13 to 9 April 1990। OGL एक डेट, ज़्यादा डेट्स मत देखना, रहने दो इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस इंडस्ट्री। हाँ, अभी यहीं पे क्या पूछ रहा है कि भाई किस सीक्वेंस में हुआ था, सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस में बात करें, पहले हुआ था एग्रीकल्चर, जो हमारे फर्स्ट जो मतलब कि बढ़िया बात बनी है ना हमारी अच्छी वाली, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में आया था, उसके बाद हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया है इस टाइम, मतलब 47 और मे बी 52, 47 पता नहीं एग्रीकल्चर पे और 52 के 53 के करीब वहाँ पे है, और हाफ ऑफ द GDP वो वहाँ से सर्विस सेक्टर से आते हैं, इतना पता है मेरे को, और इंडस्ट्री उसके बाद में। तो ये सीरीज याद रखना, एग्रीकल्चर सर्विस इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, द रूपी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर जो रुपी था वॉज डेप्रिशिएटेड अबाउट 30% फ्रॉम 1985 1980s 90s। तो ये पूछ रहा है 30% कब किया गया डाउन रुपी। ठीक है, वो किया गया था 1985 1986 1989 1990। अभी डेट्स बहुत हैं, 7 मार्क्स है, बिना कुछ समझने के रट्टा है तो रट्टा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि जो रुपी है वो डिफॉर्म किएगा। अभी रट्टे की बात ऐसा है भाई, ये जो क्वेश्चन है ना मल्टीपल क्वेश्चन के, अगर क्वेश्चन आ गए हैं 4 डेट्स हो रहे हैं और एक डेट को तुमने पहले एक बार भी पढ़ा है, तो अभी मान लो तेरे को तुक्का भी लगाना है, तेरा माइंड वही पहले बोलेगा जो तूने एक बार भी पहले देखोगी, क्योंकि वो तो तूने फिर भी देखी है, बाकी ऑप्शन वैसे होंगे जो तूने देखी नहीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि सही ऑप्शन लगे। ओके, अनलेस कि वो अगर ऑप्शन ही सेम दे दी, यहाँ पे 1985 1990 दे दिया और 1986 दे दिया, 1980 भी दे दिया, जो तुमने सारी देखी थी पहले, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो था 1985 1986 और 1989 से लेकर 1990 डेप्रिशिएट हुआ था 30%, ये भी याद रखना। ठीक है, 18% फिर हुआ था, वो आगे हुआ था, वो कभी देखते हैं। द बजट फॉर 1986 इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ कटिंग टैक्सेस फर्दर, लिबरलाइजिंग इंपोर्ट्स, रिड्यूसिंग टैरिफ्स। वही बात है, 1986 को ये सब चीज़ें की थी, लेकिन खास बात बनी थी 1980 को जब रिफॉर्म्स आए थे वो वाले। द बजट फॉर 1986 पॉलिसी वाज कटिंग टैक्सेस, लिबरलाइजिंग इंपोर्ट्स, रिड्यूसिंग टैरिफ्स। अब ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। अभी 1991 को जो बढ़िया वाले रिफॉर्म्स है जिसके बारे में हम सबको पता है, वो वाली बात है। In 1991, the foreign exchange reserves touched the lowest point, with a reserve which was barely sufficient for 2 weeks of imports. What was the state of reserve at that time? 1.2 billion. 1.2 बिलियन तो ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करना था। 1.2 बिलियन 1991 की बात है, और हमारे पास जो बचा था उससे सिर्फ 2 वीक्स का इंपोर्ट था। ये भी याद रखना है, 2 हफ्ते का इंपोर्ट, क्योंकि 2 हफ्ता नीचे आ सकता है, 1.2 बिलियन ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 वॉज वेरी मिजरेबल। हाँ, बुरी थी, बहुत बुरी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी? ओके, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हाँ, पब्लिक सेक्टर की तो पता ही, आज भी पता ही है पब्लिक सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, रेलवे तो घाटे में ही होती है हमेशा। नेक्स्ट इज डेफिशिएंट इन द बैलेंस पेमेंट। हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते का तो हमारे पास पता था, माल बता सामान मंगाने के लिए। नेक्स्ट इज ह्यूज बर्डन ऑफ टैक्सेस। हाँ, अभी राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये तो कॉमन सेंस वाला है, इसको छोड़ ही दो। नेक्स्ट इज टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। व्हाट इज द अमाउंट लोन रिसीव्ड? $7 बिलियन। ये तो तुम्हें पता होगा, लेकिन ये याद था किसके पास गई थी? वर्ल्ड बैंक के पास गई थी और IMF के पास गई थी इन 1991। ठीक है, और $7 बिलियन का जो हमने लोन लिया था वहाँ पे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला ना, Which of the following was the objective of the LPG reform? The LPG reform जो liberalization, privatization, globalization पता ही होगा। क्या क्या थे? पहले तो reorientation of economic form, centrally directed and highly controlled. 1 to market friendly और market oriented economy। और लंबी चौड़ी बातें कर दी, बात तो ये है कि मार्केट ओरिएंटेड बनानी थी, पब्लिक से सोच के थोड़ा प्राइवेट करना था, मार्केट फोर्सेस थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके हमारी इकोनॉमी को।
नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइज्ड बाय सब्सटेंशियल रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट, या दोनों ऑप्शन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द context of the new economic policy 1997, the term disinvestment stand for, यार फिर आसान सा क्वेश्चन आ गया, the policy of a sale of portion the government shareholding of the public sector, ठीक है। मतलब कि वो तो ही मतलब हुआ ना कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है पब्लिक जो है उसको थोड़ा बेच दे, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर हिस्सा रह सके और थोड़ा बढ़िया हो सके ना। तो ये चीज़ थी 1997 को डिसइन्वेस्टमेंट, इसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब जो अपोजिट पार्टीज कहती हैं ना कि भाई गवर्नमेंट ने देश को बेच दिया, इसको बेच दिया, रेलवे बेच दी, रेल जो भी बोलते हैं, वो बेचने का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम नहीं करता तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है ये सब चीज़ें, है ना। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता और हम गाली देने शुरू कर देते हैं ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फिजिकल रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ओके। तो कौन सा था पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, हाँ कोशिश तो की थी इन्होंने, लेकिन जीएसटी के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, सिर्फ एक टैक्स रह गया। नेक्स्ट इज, लेकिन वो तो की बात है, उसको तो भूल जाओ फिलहाल, लेकिन वहाँ पे कुछ कई सारे टैक्सेस थे 1991 में, लेकिन फिर भी उसे मानते थे कि भाई थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंसेस, वही बात हो गई। रिडक्शन इन सब्सिडीज एंड अबोलिशन ऑफ नेसेसरी सब्सिडीज, हाँ सब्सिडीज जो है वो कम कर दी उन्होंने उसके बाद, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आएंगे। ये पॉइंट याद रखना कि ये मतलब कह देना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में है सब्सिडी जो है हमारी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। सब्सिडीज कम कर दी और जो अननेसेसरी थी उन्हें खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट फिजिकल रिफॉर्म्स ऑफ 1991, तो 1991 में कौन सा है जो गलत है इसमें नीचे में से, गलत वाला। ये वो ध्यान से देखना कि नोट कह रहा है कि यस कह रहा है, हम कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। तो पहला सब्सटेंशियल इंक्रीज, जो ऑप्शन आंसर है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सब्सिडीज एंड एडिशन इन मेनी सब्सिडी, वही बात है, ऐसा नहीं हुआ था, पिछला ही पॉइंट है ये। तो वो थ्रस्ट ऑन कर्बनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ वही बात है, थ्रस्ट मैंने कि कम किया उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पार्ट ऑफ, ये भी किया, वही बोल के एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, हाँ वही बात है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द फोकस ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स 1991, ओके। तो पहला रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स, है ना। मतलब मॉनेटरी और फिजिकल रिफॉर्म्स का क्या था 90 में, वही बात है, जो नहीं काम कर रहे एसेट्स उनको यार बेचो थोड़ा बहुत, प्राइवेट सेक्टर आएगा वो चलाएगा, पब्लिक की तो अभी छोड़ो उसको। इंट्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग कंपटीशन, ओके, हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर भी कंपटीशन होता है, गवर्नमेंट वाले देख लो वो कह रहे हैं सर लंच टाइम हो गया, बैठते हैं आराम से ऐश करते हैं, तुम भी यही सोच रहे हो। नेक्स्ट इज डी रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, या डी रेगुलेटिंग माने कि इतना नहीं, बल्कि बिल्कुल ही डी रेगुलेट नहीं कर दिया, तुम्हें थोड़ा बहुत था। यानी कि अब पहले था कि फिक्स रेट हो सकता है, जितने भी बैंक है वो सारे फिक्स रेट रखेंगे, अभी ऐसा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है। HDFC में 9% मिल रहा है तो एक्सिस में आप 12 ले सकते हो, वहाँ पे अगर 6% है तो वहाँ पे 7, ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमिटी report 1991, what was done as regards statutory liquidation, SLR and cash reserve ratio, ये दोनों कम कर दिए थे बस, ठीक है। SLR एंड CRR, ठीक है, ये दोनों कम हुए। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज गिवन द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1990, टू आंसर वहाँ पे लिखिए। तो बनी तो थी वो 12 अप्रैल 1988, ठीक है, और 6 बैंक जब क्लोज हुए थे 1980s में, उसके 8 साल बाद 1988 में, ठीक है। लेकिन उसको पावर हर्षित भाई के बाद मिली थी 1992 में। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 मैनिफेस्ट इन रीथिंकिंग द रोल ऑफ द मार्केट वर्सेस द स्टेट, ओके। तो पॉइंट याद कर लेना, एक्सप्लेन तो क्या ही करूँ उसको मैं। रीथिंकिंग द रोल ऑफ द मार्केट वर्सेस द स्टेट, which of the following is not a policy reforms included in the new economic policy 1991, removing licensing requirements for all industries, हाँ ये वाला गलत है, वो पूछ रहा है कौन सा नहीं, सारी इंडस्ट्री के लिए नहीं किया था उन्होंने, किया था लेकिन फिर भी सारी के लिए नहीं, कुछ के लिए था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज लिबरलाइज्ड, हाँ ये तो हुआ था, लिबरलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ वही बात है। Next, in new industry policy of 1991, the public sector was limited to the dash sectors based on security and strategic grounds, 8। तो पहले 8 पे था, लेकिन अभी सिर्फ 2 रह गया मेरे हिसाब से, एक रेलवे रह गया है, एक और है पता नहीं, आर्म्स एंड मिशन तो नहीं है, वहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं, रेलवे एंड एटॉमिक वाला में भी शायद, हाँ 2 पे रह गया, लेकिन वहाँ पे अभी 8 पे था, वो 8 कौन कौन से देख लेना थोड़ा।
पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू द 8 सेक्टर बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स। ओके 8 में वही थे ना भाई, एक मेडिकल वाला हो गया, नारकोटिक्स ड्रग्स है ना, सिगरेट्स था, अल्कोहल था, रेलवे था, और आर्म्स एंड मिशनरी भी था, है ना, और एटॉमिक पावर था, ये सब चीज़ें थी 8 में। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पुट एन एंड टू द लाइसेंस चार्ज by removing licensing restrictions for all industries except for 18 that related to security, strategic concerns, social reasons, problem related safety and overriding economical issues, सारे थे ये कारण। लाइसेंस जो थे मतलब 18 रह गए थे, पहले काफ़ी सारा लाइसेंस था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जब वो लाइसेंस कम किया गया, फिर भी 18 ऐसे रह गए थे। अभी तो मेरे हिसाब से बहुत कम रह गए हैं जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत है अभी भी, लेकिन कम में है। नेक्स्ट इज द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट, वो करी थी dismantling the quantitative restrictions of import and export, focusing on more outward-oriented regime with a phased reduction in simplification of tariffs, removal of licensing procedural for imports, सारे आएंगे। In July 1991, the Indian government devalued the rupee between 1890, पहले का आया था 1986, 1985 टू 1986 और 1989 से 1990 पर इसके बीच था, वहाँ पे 30% हुआ था, लेकिन फिर हुआ था 1991 में, यहाँ पे होता 18 टू 90%, 18 टू 19%, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। और 18% भी यहाँ पे ऑप्शन दे देगा असल में पेपर में, और 30% भी ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो डेट्स याद रखना है यहाँ पे। अभी ये कंप्लीट हो गया नीति आयोग बोल्ड स्टेप्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब सिर्फ लगभग 40 क्वेश्चन रह गए और करते हैं इनको भी फटाफट। व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? 1 जनवरी 2015। अब इसको सिंपल सा याद रखना भाई, ठीक है, 2025 चल रहा है, इससे 10 साल पहले जब तुम छोटे छोटे बालक थे, हम देख रहे थे टीवी पे ओगी एंड द कॉकरोच, तब ये आया था 2015 में 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जनवरी को, पहला ही दिन था 2015 को, ठीक है, जनवरी नया साल था, हम ओगी एंड द कॉकरोच देख रहे थे मस्त, तब आया था ये। कौन सा? नीति आयोग। द पेरेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ओके, उनके नीति आयोग के पापा कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उनके पापा, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? तो जो करंट के हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम, बस इतना याद रखना भाई, करंट है सुब्रमण्यम में, ठीक है, सुब्रमण्यम करंट मारता है, साउथ वाले हैं, साउथ वाले करंट मारते हैं, जब लैंग्वेज ना बोलो उनकी तो पीटते हैं वो, तो वो वाले करंट की बात कर रहे हैं। तो कौन है वो नीति आयोग के करंट प्रेसिडेंट? सुब्रमण्यम, BVR जो भी है। अब द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वाज इज सुमन बेरी। अब ये याद रखना, वहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे है वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, वो है सुमन बेरी, और वहाँ पे था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, करंट चीफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट कौन करता है? वो करता है सुब्रमण्यम, साउथ वाले BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है चेयरमैन कौन है, तो सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी जो चेयर बनाती है वो है, सुमन बेरी ने चेयर बनाई, ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बन गया? सुब्रमण्यम BVR। नेक्स्ट इज हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिसर और मेंबर ऑफ नीति आयोग? नरेंद्र मोदी, बेशक लीड प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उसके जो है वो कोई ऑफिस एक्स ऑफिस का नहीं है, मेंबर नहीं है, ठीक है। बाकी अमित शाह हैं, रजनीत सिंह, निर्मला सीतारमण, ये तीनों हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। हु लीड्स द नीति आयोग एज अ चेयरपर्सन? प्राइम मिनिस्टर, देखा वही बात है। थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इज नीति आयोग। पहले थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। अब ये पूछ लेंगे कि नीति आयोग ने नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, तो क्या बोलोगे? थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। और नीति आयोग के पापा कौन है? वो बात कुछ और है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, पेरेंट एजेंसी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नीति आयोग? क्या है उसका काम? इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू ब्रिंग आउटसाइड आइडियाज इनटू पॉलिसी मेकिंग, फोस्टरिंग कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल एंड इंटरडिपेंडेंट इशू, ऑल ऑफ द आएगा। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना भी है कि भाई बना तो दिया है नीति आयोग को, नाम को, काम तो कर कह दिया कि ये करना, लेकिन करते साले कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि पावर्स नहीं है उनके हाथ में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम गिवन टू द नीति आयोग्स ambitious project to develop a nationwide blockchain network?
अभी देखना पड़ेगा इसको। इंडियन चेन, ठीक है। अब ये याद रखना, इंडिया चेन कह देना इसको, ठीक है। इंडो चेन मत लगा देना, इंडिया चेन। व्हाट इज द नेम गिवन टू द नीति योग? नीति योग का क्या कहागा? इंडिया चेन कहागा, ठीक है। ठीक है बबुआ। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम साथ नीति योग फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? साथ निभाना साथिया, किस पे फोकस करते थे वो? एजुकेशन एंड हेल्थ। तो नीति योग एजुकेशन एंड हेल्थ कौन रखता था? साथ। साथ निभाना साथिया, एजुकेशन एंड हेल्थ। Next is the program Saath focused on the sectors of education and health and built to three role model states. Which of the following is not selected for the program? उत्तर प्रदेश। यूपी वालों को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया हमें नहीं पता, बड़ी स्टेट होगी इसलिए छोड़ दिया, तो वो नहीं है इस मॉडल में सेलेक्ट किए गए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साथ? साथ निभाना साथियों मत लिख देना अभी फुल फॉर्म, इसको लिखना है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अभी ऐसा ना वहाँ पे हमारे शीट पे अलग लाके डली लिख देना साथ निभाना साथिया। हाँ, सस्टेनेबल एक्शंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सस्टेनेबल एक्शंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन capital. Next is the Saath program is implemented along with the which of the following knowledge partner? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, प्राइमल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन लीडरशिप। हाँ ये दोनों थे। अभी रिलायंस को क्यों पूछेगा भाई? रिलायंस फाउंडेशन को थोड़ी ना पूछेगा इसके लिए, साथ के लिए। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स, प्राइमल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये याद रख लेना। नेक्स्ट इज, अभी कितने मिनट की होगी वीडियो? 36 मिनट की लाए भाई, अभी तो हो जाएगा, एक आवर में हो जाएगा सारा। व्हाट इज द रोल ऑफ नीति योग इन साथ? क्या था नीति योग का रोल? क्या था साथ में? वो था फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर एंड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। नीति आयोग ने क्या रोल था साथ में? साथ का दली था, साथ था एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए। फुल फॉर्म थी इसकी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ओके। और इसका जो रोल था वो था फैसिलिटेटर एंड कोऑर्डिनेटर। सिर्फ फैसिलिटेटर एंड कोऑर्डिनेटर, यानी कि कुछ नहीं, मतलब मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, कुछ साथ नहीं था, साथ का साथ नहीं दिया इसने, फैसिलिटेटर एंड कोऑर्डिनेटर दिया इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कम्स अंडर द गमुत एक्टिविटी ऑफ नीति? ये गमुत जो है ये भी एक एक्टिविटी चलाई दी है, मतलब ऐसे साथ की तरह कुछ था। डिजाइन एंड पॉलिसी ऑफ प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फोस्टर कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। अभी सारा इसका नहीं पता चलता कहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लगाएं, कहाँ पे कौन सा लगाएं। रटो भाई रटो, हो तो कुछ कर नहीं सकते। Which of the following is or comes under the gamut of activities of नीति आयोग? डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क कौन कौन सा था? नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फोस्टर कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। One of the objectives of Niti Ayog is to develop and share visions of national development priorities, sectors, and strategies with the active involvement by of states. What is the full form of नीति? घूम फिर के सीधा बात इसने पूछी है कि भी नीति जो है उसका फुल फॉर्म बताओ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझाया? नीति क्या है भाई? एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, सिंपल सी बात है। क्यों है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो वो बात बन गई भाई, इसको क्लियर हो गया। नेक्स्ट 73 73 Which of the following is not the covered under Niti Aayog entire government activity? क्या नहीं है कवर? वही बात है भाई, वो है ही है। डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क हाँ है। फोस्टर एंड कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन हाँ है। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन पहले बड़ा है। थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसको रिप्लेस किया तो ये तो होगा ही भाई। इस पे कोऑर्डिनेशन अमंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करता, इसका ऐसे कोई काम नहीं है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को देखना। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट इज, हो ये खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट इज है द करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ब्रीफ ओवरव्यू। अभी ये मांग रहा है भाई ब्रीफ ओवरव्यू दो। अभी जब तक दे रहे हैं वो ब्रीफ नहीं था यार, इतना वही तो पूछ लिया इसने। चलो जैसा क्या करना पड़ेगा। द इंडिया हैज द वर्ल्ड्स एरिया प्लांटेड अंडर द व्हीट राइस एंड कॉटन लार्जेस्ट। ये तो भाई आसान है, नहीं तो आना चाहिए, ठीक है। देख लो तुम्हारे आसपास कणक ही कणक होगी, ठीक है। लार्जेस्ट है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स डैश प्रोड्यूसर fruit, vegetables, tea, farm and everything like that. It's the second largest.
Indian food and grocery market is the world's सिक्स लार्जेस्ट इन द रिटेल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ सेल। याद रखना भाई, इंडियन फूड एंड ग्रोसरी 70% तक का है सिस्टम जो उसका सेल का। और 6वें नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है वेजिटेबल्स वगैरह, है ना। और पहले नंबर पे लार्जेस्ट है किसमें, वहाँ पे वीट एंड और राइस का जो भी है, वीट एंड राइस है ना, वही कॉटन भी है। इंडिया इज द वर्ल्ड डैश कैटल थर्ड बफेलोस, वही लार्जेस्ट है। वो देख लो यार, साथ में तुम्हारी कितनी सारी डायरीज हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा डायरीज मतलब के पशु बहुत ज़्यादा है, और बीफ एक्सपोर्टर भी सेकंड है वर्ल्ड में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स, डैश ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिविंग। वो तो भाई आधा भारत है, लेकिन आधे में कितना, वो एग्जैक्ट अमाउंट याद करनी पड़ेगी। देखा 47%, मैंने पहले कहा था ये 47% इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। As per the economic survey 2022-2023 2022-23, agriculture remained robust, recording growth of 3.5% in 2023, driven by boycott, rabi, showing and allied activity, which is the following measures have been taken by the government, which has the contribute to its robust performance of the agriculture and allied sector। क्या क्या किया उन्होंने भाई, पहले तो उन्होंने क्या, इम्प्रूव मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द hence provided for the setting up a farmer producer organization। Next is ensure certain returns on the farms through price support, the minimum MSP वो भी वाले ना, जिस पे कल एस था उनका फार्मर्स का। Of all 23 mandate crops, a fixed rate 1.5 times of all Indian weighted average cost of production। Promotion of investments in infrastructure facilitated through the agriculture infrastructure fund, all of the above। India is the among dash top exporter of agriculture products in the world, 10वें नंबर पे। अभी भाई इतने नंबर आ गए, याद कैसे करें, याद तो करना होगा भाई, ठीक है। कहीं पे लिख लो, कनेक्ट कर लो। अभी तो मैं अभी मैंने पढ़ा, देखो मेरे को याद हो गया क्या, कि भाई उसने 1969 में, क्योंकि 69 जो होता है तो भाई पता है ना, और 14 बैंक उन्होंने कर दिए थे नेशनलाइज, ठीक है, ठीक नहीं। और बाकी ये बचे 6 बैंक, 6 किए थे ना, वो उन्होंने कर दिए थे 1980 में। और उसके 8 साल बाद 1988 में उन्होंने कुछ और भी किया था, अभी मेरे को वो भूल गया शायद, रुपी को नहीं, वो तो किया था 1985, 1986, 1969, 1967 में भी यहाँ पे था। रुपी को डीवैल्यूड किया था उन्होंने 1985 से 1990 के करीब, 1986 के करीब 30% से। और फिर 1991 में 92 में उन्होंने किया था 18% को, 18 से 19% को फिर डीवैल्यू किया था। 1988 में भी कुछ किया था भाई, मेरे को भी ये भूल गया, 8 साल बाद बोला तो था मैंने तेरे को, लेकिन देख लेना। इंडिया इज अमंग टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, 10वें नंबर पे है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, इंडिया है 10वें नंबर पे, ठीक है। किसमें है 10वें नंबर पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। और 6th नंबर पे है किसमें, रिटेल कंट्रीब्यूटिंग 70% ऑफ द सेल में 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और 6वें नंबर पे है वहाँ पे, ठीक है। और 10वें नंबर पे है टोटल जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह उनमें। और लार्जेस्ट है राइस एंड क्रॉप हमारे नीचे, ठीक है। बफेलो में भी लार्जेस्ट है, और सेकंड लार्जेस्ट है कॉटन, शुगर केन, व्हीट, राइस एंड कॉटन एक्सेट्रा, ठीक है। अभी ये तो हो गया भाई, अभी बात है आगे, थक गया भाई मैं। APEDA entrusted with the responsibility of export promotion of agri products। What is the full form of APEDA? अपेदा की फुल फॉर्म बताओ भाई। अब इन फॉर्म को लिखना भाई कहीं पे बैठ के अच्छे से। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड जो तुम खाते हो ठूस ठूस के चिप्स वगैरह, वो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद नहीं करना, एक बार रीड कर लेना भाई, सब आ जाएगा। मेरी वीडियो जो बनाई है इसको एक बार देखना है नॉर्मल, फिर देखना 2x पे, और फिर कभी टाइम मिले ऐसे सोते हुए 2x 3x पे वीडियो देख लेना, बन जाएगी बात। एज पार्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन मीन्स श्योर the government of India has allowed dash FDI in market of food products and in food products e-commerce under the automatic route 100%। हाँ कहते हैं, as part of a liberalization measures the government of India has allowed dash percent FDI in marketing of food products and the food products of e-commerce under the automatic route 100% है भाई। हाँ थक गया यार। What is the name of the novel insurance scheme of the finance sport frame farmers
सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो तुमने सुना ही होगा भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो नहीं भूलना चाहिए, PMFBY, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम ऑफ द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, भाई ये देखो भूल जाओगे, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्रॉप से रिलेटेड है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द नोबल इंश्योरेंस स्कीम ऑफ फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फार्मर सफरिंग फ्रॉम क्रॉप लॉस, जहाँ पे क्रॉप लॉस से सफर कर रहे हैं फार्मर, वहां पे है प्रधानमंत्री बीमा शब्द आ गया ना, बीमा याद रख लेना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होलिस्टिक ग्रोथ करनी है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर। तो नहीं आसान नाम क्यों नहीं रखते भाई, जैसे प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना, वो वाला बढ़िया है, ऐसे ये नाम आसान है यार भाई, लेकिन करना पड़ेगा। MIDH, MDH नहीं, MDH मसाला नहीं, MIDH, क्या MIDH। अभी देखो वहाँ पे भी MIDH है, वहाँ पे भी MIDH है, ठीक है। MIDH याद करके चले जाओगे पहुंच जाओगे, ये पूरा याद रखना पड़ेगा, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर। अच्छा सारे यही दिए हैं वहाँ पे, मिस्टेक हो गई उससे, सभी ऑप्शन सेम ही दिए हुए हैं। मिशन ऑफ इंडिया, नहीं नहीं अलग है ये, इंटेंसिफाइड, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे आएंगे एग्जाम में, मिशन फॉर इंटेंसिफाइड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये गलत हो जाएगा, इंटेंसिफाइड नहीं है ना वर्ड, वर्ड जो है वही वही आएगा, वर्ड क्या है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हाँ ऊपर मिनिस्ट्री है, एक शब्द फोर चाहिए, नीचे मिशन भी है, फोर है, डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, सब ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल कर दिया, अब वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी तुम्हारी, तो अच्छे से देखने को क्या आ गई, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, ठीक है। 85 परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, परंपरा, हाँ भाई इनके इसके संस्कार तो इसके उम्र से बड़े हैं, तो ये परंपरा है, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना इज द स्कीम फॉर सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो भाई आएगा ही आएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ, ये भी आएगा, नहीं ट्रेडिशनल को कोई नहीं भाई देखता भाई, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड क्या भाई, बोल से कौन कहता है भाई, जो तो ये तो कॉमन सेंस का सवाल था। PDMC स्कीम टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ये तो याद होना चाहिए भाई, बढ़िया वाला है, अच्छा है बोलने में, देखो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ओके। नेक्स्ट 87 इज ई नाम, ठीक है, नाम नहीं भाई, ई नाम है ये, ठीक है। ई नाम क्या कह रहा है, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड गिवन टू द सिटीजन, नहीं नहीं नहीं, ई नाम में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं देते, हम क्या करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन अनफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, हाँ ये तो सही है। नेक्स्ट इज अ पैन कार्ड इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क एग्जिस्ट इन APMC मंडी, वही वाला थोड़ा ई नाम ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया, किसको कर दिया, थोड़ा क्रॉप्स के रिलेटेड है, इसको याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर कोई कार्ड वगैरह तो नहीं मान रहे, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं कैसे घुमा के दे देंगे, तो ना दिक्कत आ जाए। देखो कैसा होता है, इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इम्प्रूव्ड टू 40th इन 2022 फ्रॉम डैश इन 2015, 2015 में हमारा रैंक था 40th, ठीक है, इम्प्रूव हो गया, अभी कितना हो गया 81st, कितने में हो गया 2022 में, याद रख लेना। 2015 में हमारा था 40th रैंक, लेकिन किस में था, ग्लोबल इनोवेशन, हम इनोवेट जो करते थे 40वें नंबर पे करते थे, नहीं 40वें नंबर में था 2022 में, 2015 में था 81st, ठीक है, पहले था 81st 2015 में, अभी 40th रैंक है 2022 में। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT हैज रोल इन द ऑफ industrial policy and strategies for industrial development in conformity with the development needs and national objectives, formation and implementation, भाई ये कैसे याद करेंगे, अभी मेरे को नहीं कुछ पता। The Department for Promotion of Industries and Internal Trades has role in the dash formation and implementation, दो वाले हैं भाई, याद करना, रट्टा लगाना, कुछ भी करो भी, मेरे को नहीं पता। The introduction of which of the following on July 2017 as a single domestic indirect tax, law of the entire country has replaced many indirect tax in India such as, वही बात है भाई, तो सिंपल है भाई, GST। लेकिन ये याद रखना किस किस टैक्स को हटाया था उन्होंने, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कब आया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है।
जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, 1 जनवरी 2015 को आई थी नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को ये आई थी, 1 जुलाई 2017 उसके 2 साल बाद जुलाई को आई थी, इसी महीना जो जुलाई है या अगस्त चला गया, जुलाई अभी है ना, 2017 को आई थी जीएसटी रिप्लेसिंग ऑल दोस प्रीवियस टैक्स। इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन 2022 इंडिया रैंक 63। फिर भी इंडिया में बिजनेस मतलब ये सब कुछ करने के बाद भी बहुत अभी पीछे हैं, चलो फिर भी कोई बात नहीं। 63 नंबर पे आते हैं हम 2020 में, इंडिया ने रैंक किया था, अभी शायद बढ़िया हो गया होगा, 2025 आ गया है ना। कहते हैं डैश इज टू फैसिलिटेट डाटा बेस्ड डिसीजंस रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ मल्टी डोमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर बाय रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। पीएम गति शक्ति गति शक्ति गति शक्ति गति शक्ति मत लिख देना, गति शक्ति लिख देना, ठीक है। नेशनल मास्टर प्लान, ओके, याद रखना भाई, कुछ और मत लिख देना, ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान था। 8 क्वेश्चन है भाई, अभी हिम्मत रखो यार भाई, टेंशन मत लो। फेम इंडिया स्कीम एम्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। अब ये रखना, ठीक है। ई नाम आया था एक, ठीक है, एक उनने साथ लॉन्च की थी, साथ निभाना साथिया, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया था। अभी ई नाम की बारी है भाई, ई नाम हो गया, फेम की बारी है। फेम प्रमोट कर रहा था किसको? हाइब्रिड व्हीकल को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टफ है, हाइब्रिड स्टफ है वो वाला। डैश एम्स टू द एम्पावरमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई, उद्यमी भारत। एमएसएमई तो सुना ही होगा शब्द, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन सुना जरूर होगा, वो है भाई उद्यमी भारत, ठीक है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, ठीक है, नो मोर एग्जिस्ट इज द सेम इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू regime नेमली फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी पोर्टल, ठीक है। अभी FIPB जो था वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उसे चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी पोर्टल के साथ। अभी ये रखना किसके साथ किया था, ठीक है, किसके साथ, किसको किया था FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन द बोर्ड, कर दिया था न्यू regime namely foreign investment facilitation portal. Next in 96, merchandise exports from India scheme was replaced by the remission of duty taxes on the export products roadmap in 2021, ठीक है। merchandise exports from India scheme, ये कोई स्कीम थी, इसे एक्सप्लेस कर दिया गया किससे? रिमिशन ऑफ द ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स इन 2021। अभी भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब यार, लाइक जरूर कर देना भाई थोड़ा ना, और मैं बढ़िया वीडियो डालूंगा भाई बाकी चैप्टर की भी। थक गया भाई 100 क्वेश्चन बोल के भाई, पढ़ के ऐसे बोलना आसान नहीं है यार, ठीक है। कर देना भाई, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, सब्सक्राइब कर देना, बाकी और वीडियोस भी आ जाएंगी जितने भी बाकी 8 चैप्टर है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल है उन्हें छोड़ दूंगा मैं, थ्री वाला याद कर दूंगा ताकि तुम्हें याद थोड़ा हो जाए बढ़िया। और क्वेश्चन भाई बहुत है यार, अभी इंडियन इकोनॉमी जैसे चैप्टर के 100 क्वेश्चन है, तो सोचो भाई जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उनके कितने हैं, 300 क्वेश्चन भी है, 400 क्वेश्चन भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द चैलेंजेस टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कौन सा चैलेंज है? पहला है शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एंड consecutive reduced factory productivity, reliance on import exchange, relative volatility, association times and cost awareness, heavy losses of inefficiency, lower productivity and unsustainable returns on plugging public sector industries, all of the लगा देना। इंडिया अमंग डैश द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर WTO, भाई तो सुनना ही होगा तुम्हें भाई, टॉप 10 में आता है भाई, और 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, ये भी याद रख लेना। और WTO में भी टॉप 10 पे आता है। Again, to ensure the liberalization of investment in various industries, the government has permitted dash foreign participation in the telecommunication of services through the automatic route included in all services and infrastructure providers। तो पहले भी याद रखना भाई, पहले भी आया था 100%, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इंडस्ट्री एंड एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया बिफोर, क्यों रिस्ट्रिक्ट की थी भाई, ये आसान वाला है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर फॉरेन कंपनीज, हाँ भाई ये वाला आता होगा ना, इसी कारण से किया था उन्होंने। ये भाई आंसर की है, मेरे पे यकीन नहीं आओ किसी को, ये आंसर गलत लगवा दिए तो भाई एक एक करके चेक कर लेना, टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारी मर्जी भाई, यकीन नहीं है तो टाइम लगाना अपना, फूक लेना थोड़ा बहुत टाइम, लेकिन भाई सही है क्योंकि सारे बोले हैं भाई मेरे को भी एग्जाम देने जाना है, भगवान को शक्ल दिखानी है, तो सही लिखे है मैंने। फिर भी एक बार देख लो, ये लिख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नवां, और बढ़िया किताब है ये, ठीक है।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर भी हैं लेकिन इन्हें बाद में करेंगे, अभी रहने दो, बाकी को चैप्टर करते हैं। ये देखो टोटल 210 पेज है इस बुक में, जहाँ पे सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन ही हैं। अभी ये देखो, ये क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस, अभी ये देखो, मेरे को नहीं पता नहीं इसमें 1000 क्वेश्चन होगा कि 2000 क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी इतने क्वेश्चन करके जाओगे, ठीक है, कुछ नहीं तो एक बार रीड किया, रट्टा भी लगा लिया तो भी इकोनॉमिक्स में कौन जाने के 100 में से 100 ही आ जाएंगे। प्रैक्टिकल का तो पता नहीं, लेकिन थ्योरी वाले में तो भाई 100 से 100 में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब और वो वाला सब देख लेना यार भाई, बड़ी मेहनत से बनाई है। मेहनत क्या बनाई है, लेकिन थक गया भाई बनाते मेहनत तो चलो क्या ही है। और तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा भाई। 2x पे एक बार अच्छे से देख लेना, 2x पे, ठीक है, तो बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा भी, याद हो जाएंगे। वैसे पढ़ने जाओगे तो पढ़ने का मन नहीं करता भाई किसी का भी, ऐसे 2x पे वीडियो देख लोगे कानों में हेडफोन डाल के। तो ठीक है भाई, बाय बाय, बढ़िया, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखा, एक हार से कम ही हो गए भाई, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अभी अभी खुद करने जाओगे, देखना तुमने 1.5-2 घंटे लगाने हैं इसको जो अगर 2x पे देखोगे 55 1 आवर की वीडियो को 30 मिनट्स, 27-28 मिनट में पूरा चैप्टर 100 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते भाई। और ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन भी दिया मैंने, ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन ठीक थी। बाय 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 बाय।